ओके। हाँ बच्चों, इवोल्यूशन अब इस क्लास में ख़त्म कर देंगे, है ना। याद करो, अभी पिछले वीडियो में हम कहाँ तक पहुँच गए थे बेटे। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, क्या टॉपिक चल रहा था? टाइम पे आ जाना बउआ। नियो डार्विनिज्म टॉपिक रन कर रहा था। अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक कहाँ से आगे बढ़ेगा? डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन क्या होता है? देखो, इसको हिंदी में कहते हैं विभेदात्मक जनन, इसको हिंदी में कहते हैं आनुवांशिक विभिन्नता। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को कहते हैं जननिक पृथकीकरण। अब है विभेदात्मक जनन, है ना। अच्छा एक मिनट, हिंदी भी कुछ कुछ लिखना पड़ेगा, नहीं तो हिंदी वाले बच्चे को दिक्कत होगा। म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, इसको उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं, राइट। अच्छा अब देखो, अब बात चली आती है डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन की। डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन क्या है? देखो, इसको तुम यूँ नहीं समझ पाओगे। आओ देखो जरा समझना डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन क्या है। मान लो ये एक नेशनल पार्क है, सपोज ये एक नेशनल पार्क है। लेट ये रणथंबोर नेशनल पार्क है, ये रणथंबोर नेशनल पार्क है। अब इस रणथंबोर नेशनल पार्क में ये एक्स हिरन है, ये वाई हिरन है। अब तुम एक चीज़ तो मानोगे कि ये एक्स डियर है, ये वाई डियर है। अभी तुमको मैंने बताया कि एक इन्वायरमेंट में कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे मेंबर इक्वली एडेप्टेड हों। कोई ज़्यादा एडेप्टेड होता है और कोई कम एडेप्टेड होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बेटे, एडेप्टेशन जो है वो फ्लक्चुएट करता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इन ए पॉपुलेशन। समझ रहे हो? जैसे मैंने क्लासरूम का कहा, हर बच्चा इक्वली एडेप्टेड नहीं होता है क्लासरूम में ना। उसी तरह से बेटे इस इन्वायरमेंट में रणथंबोर नेशनल पार्क में एक एक्स हिरन है, एक वाई हिरन है। अब ये एक्स जो है ये बेटर एडेप्टेड है। अब ये बेटर एडेप्टेड किसी भी सेंस में हो सकता है। दिल डॉल इसका अच्छा हो सकता है, सींग बड़ा हो सकता है, दौड़ने का रफ्तार ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जानवरों की दुनिया का नियम होता है कि जो बेहतर एडेप्टेड होता है उसका रिप्रोडक्शन रेट क्या होता है? ज़्यादा होता है। फीमेल इसी से कॉपुलेट करती है, संभोग करती है, संसर्ग करती है, समझे? तो इसका रिप्रोडक्टिव रेट ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जीन पूल में इसका योगदान क्या होगा? ज़्यादा होगा। जीन पूल में इसका कंट्रीब्यूशन अधिक होगा, जीन पूल में इसका कंट्रीब्यूशन अधिक होगा। समझे मेरी बात? और मान लो एक्स ने 10 संतान उत्पन्न किया, राइट। अब वाई की बात करो तो ये लेस एडेप्टेड है, तो रिप्रोडक्शन रेट इसका जनन दर क्या होगा? कम होगा, क्योंकि मादा इससे कम संभोग करेगी। यस और नो? तो जीन पूल में योगदान क्या होगा? कम। अब मान लो ये 2 संतान उत्पन्न किया। तो बच्चे, ये भी नियम होता है कुदरत। क्यों फीमेल जो होती है जानवरों में वो बेटर मेल से ही कॉपुलेट करती है, मैथ्यून करती है, ताकि संतान बेहतर हो। बेहतर माँ बाप के संतान भी बेहतर होते हैं। ये नेचर का एक लॉ है, समझ रहे हो कि नहीं? अमूमन आमतौर पे। तो अब बेटर 10, ये जो 10 संतान है बेहतर माँ बाप के संतान हैं, तो ये अपने पिता से पीछे काहे रहेगा? ये भी पूरा अपना जोड़ लगाएगा और इससे 40 संतान मान लो उत्पन्न हो गए। समझे कि नहीं? और ये बेचारा जो 2 था ये ऑलरेडी कमज़ोर पिता का संतान था, तो इसमें वेरिएशन भी उतने बेहतर नहीं थे। एक को सांप काट लिया और एक को शेर मार दिया, ख़त्म, इसका अस्तित्व मिट गया उसका। अब ये जो 40 हैं इसमें ऑपरेट होने लगा क्या? डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। समझ रहे हो? ये हाई फाई सब बातें हैं, अस्थिर से पढ़ाने की चीज़ें हैं, क्रैश का चीज़ है ही नहीं है, लेकिन करे क्या। चलो लेट्स अब आगे बढ़ जाओ। अब इतना पढ़ने और समझने के बाद अब तुम्हारा टॉपिक आएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसको तुम समझ गए तो समझ लो कि आज दीक्षा आना, मेरा मतलब वीडियो देखना सफल हो गया। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या चीज़ है? सुनो, समझो, सीखो। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है इसको समझने के लिए बोर्ड पे देखो। लेट मान लो कि ये है एक, मान लो कि ये है तुम्हारा काजीरंगा नेशनल पार्क। ये काजीरंगा असम का काजीरंगा है। अभी काफ़ी बाढ़ आया हुआ है असम के काजीरंगा में। कोरोना तो है ही, साथ साथ बाढ़ भी है बहुत ज़्यादा। ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, राइट।
अब काजीरंगा नेशनल पार्क का ये मैदानी इलाका है, समझे, और यहीं पर ये जो नेशनल पार्क है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। यहीं पर ब्रह्मपुत्र रिवर बहता है, समझे कि नहीं, ऐसा ही है ये। और ये नेशनल पार्क ये जो है ये इस रिवर के किनारे बसा हुआ है, बसाया गया है, बड़ा नेशनल पार्क है, ह्यूज। तुम तो जानते हो यहाँ गैंडा की अधिकता है, राइनो का बहुत अधिकता है, वन हॉर्न्ड राइनोसेरस यहीं पाए जाते हैं। अब इस काजीरंगा नेशनल पार्क में मान लो 100 हिरन रहते हैं। अब रोज का नियम है कि ये हिरन जंगल से निकल करके हरे घास के मैदान में आ जाते हैं और घास चढ़ने लगते हैं, समझे। अब इस 100 हिरन में से एक हिरन है अभी नया एकदम छमारिक है। छमारिक का मतलब अभी किशोर उम्र को पार किया है, अभी ताज़ा यंग हुआ है ये हिरन। मान लो रवि हिरन है, तो रवि हिरन जो है, एक हम बात कह रहे हैं तो ये रवि हिरन है मान लो। तो रवि हिरन कहा कि ए शेखर, ए मोहन, ए मोहित, चल आज कुछ तूफानी करते हैं। यार ये घास खा के बोर हो गए। और रवि, शेखर, मोहन, हिरन, ये मान के चलो कि रवि की बात में आकर कोई 5 हिरन किधर चले गए, इस पहाड़ी की तरफ नए वेजिटेशन को चरने के लिए, टेस्ट बदलने के लिए। अब क्या हुआ कि अचानक तेजी और अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी और ब्रह्मपुत्र का जलस्तर बढ़ गया। अब इस जलस्तर के बढ़ने के कारण, लेवल बढ़ने के कारण अचानक पानी बढ़ा और पानी ने इस पूरे मिट्टी को काट दिया, जिसमें कि कितने 95 हिरन चर रहे थे, घास खा रहे थे। अब इस 95 हिरन में से 80 हिरन डाइड, ये तुरंत डूबकर मर गए। बच कितने गए तुम्हारे? 15 हिरन, समझ रहे हो, 15 हिरन बच गए, जिसमें से कि जो 5 हिरन थे, 15 हिरन में से 5 हिरन एक चट्टान से अटक गए और इस पे रुक गए। 15 हिरन, इस पे 15 हिरन रह गए। इस 15 में से 5 हिरन इस चट्टान पे रह गए, 5 हिरन, समझे कि नहीं, 5। अब जो 10 हिरन थे ये बहते 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 दूर कहीं चंपक वन में चले गए, समझे, चंपक वन में चले गए। अब उस चंपक वन में पहले से कितने हिरन मौजूद थे? 5, समझे, और ये 10 जाकर उससे मिल गए। बात समझे कि नहीं? और ये 5 जब पानी कम हुआ तो डूबते उतराते फिर वापस जमीन पे चढ़ गए और इधर से लौटा 5, यानी कि जहाँ पर पहले 100 का एक आबादी था वहाँ सिमट कर कितना रह गया? 10, राइट। और जहाँ 5 का आबादी था चंपक वन में, वहाँ बढ़ कर के कितना हो गया? 15। तो बेटा अब तुम समझ जाओगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ द जीन पूल, किसी जीन पूल के जीन आवृत्ति का बदल जाना। जैसे कि तुम देखो कि जब 100 हिरन था तो इसमें मान लो एक हिरन का एक जीन है, हम बात कर रहे हैं, तो जीन पूल कितना था? 100। अब वो घट करके कितना रह गया जीन पूल? मात्र 10। तो देखो जीन पूल का जीन फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा ना। पहले 100 था, अब घट के 10 हो गया, और उधर 5 था, उधर बढ़ के कितना हो गया? 15। समझ रहे हो? तो दोनों जगह जीन फ्रीक्वेंसी बदल गया। यानी जीन फ्रीक्वेंसी किसी आबादी में से किसी सदस्य के दूर चले जाने के कारण, माइग्रेट करने के कारण, मर जाने के कारण भी होता है, और किसी आबादी में नए सदस्यों के आगमन के कारण भी होता है। इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन दोनों के कारण किसी जीन पूल का जीन फ्रीक्वेंसी बदल जाता है। इसी को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा छोटे आबादी में ही ऑपरेट होता है, राइट बेटा। इस तरह से तुमने ये याद रखना, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑलवेज ऑपरेट्स इन स्मॉल पॉपुलेशन। यस, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। इस तरह से तुमने जेनेटिक ड्रिफ्ट को समझा। अब क्रैश के हिसाब से हम अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, और हमारा अगला टॉपिक बनता है ह्यूमन एक टॉपिक अभी बच रहा है,
जियोलॉजिकल टाइम स्केल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखो, सीखो, समझो, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है। कहीं ना कहीं इसका अपना वैल्यू है, महत्व है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सुनो, पृथ्वी के संपूर्ण ड्यूरेशन को बांटा गया एरा में, इसको महाकल्प कहते हैं, है ना। एरा ये महाकल्प है, महाकल्प 6 महाकल्प में बांटा गया। ये महाकल्प बच गए पीरियड्स में, और पीरियड्स को बांटा गया इपॉक में। जब से पृथ्वी अस्तित्व में आया तब से लेकर आज के डेट, यानी कि 1 सितंबर 2020 तक का जो अवधि है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, उसको कितने एरा में बांटा गया? 6। एरा किस में बढ़ता है? पीरियड। पीरियड किस में बढ़ता है? इपॉक। सच पूछो, इसका डिटेल अगर हम लेके बैठ जाएंगे तो ये 1.5 घंटे का टॉपिक है, इतना दमदार टॉपिक। इसलिए 5 मिनट में तुमको प्राइम बात बताते हैं। देखो, क्रैश के हिसाब से ये 6 एरा में सबसे पहले एरा आया एजोइक एरा। देखो, एजोइक एरा में कोई लाइफ नहीं था, नो लाइफ। तो फिर एजोइक एरा में हुआ क्या था? एजोइक एरा में सिर्फ केमिकल इवोल्यूशन हुआ था, कोई जीवन नहीं था। एजोइक एरा में सिर्फ केमिकल इवोल्यूशन हुआ था, समझे। एजोइक एरा के बाद तब सेकंड एरा आया, इसको कहते हैं आर्केजोइक एरा। इसे कहते हैं आर्केजोइक एरा। इसी में ऑरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था, लाइफ का ऑरिजिन इसी एरा में हुआ था। वो एरा कौन था? आर्केजोइक एरा, राइट। आर्केजोइक एरा के बाद तब आया प्रोटेरोजोइक एरा, समझे। प्रोटेरोजोइक एरा जो था ये बहुत सारे पीरियड्स में बटा। पीरियड्स कौन कौन थे? दैट इज कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन। ये रटना है तुमको नीट के लिए, सब एनसीईआरटी में है। डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, ये सब क्या है होनहार? ये सब बेटा पीरियड है। किसका पीरियड है ना? एजोइक, आर्केजोइक, प्रोटेरोजोइक, तीसरा एरा नहीं, ये प्रोटेरोजोइक एरा, ये तुम्हारा ये चौथा एरा का पीरियड है। एजोइक, आर्केजोइक, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, ये पैलियोजोइक एरा का पीरियड है। ये तमाम पीरियड जो तुम देख रहे हो, ये पैलियोजोइक एरा का पीरियड है, समझे मेरी बात। और तो फिर प्रोटेरोजोइक, ऑरिजिन ऑफ लाइफ तो आर्केजोइक में होता है। प्रोटेरोजोइक में क्या हुआ था? प्रोटेरोजोइक में विविध प्रकार के नॉन कॉर्डेट्स का इवोल्यूशन हुआ था, समझे मेरी बात। अच्छा, अब देखो, तो पैलियोजोइक एरा में कैम्ब्रियन पीरियड था। कैम्ब्रियन पीरियड में पहला जॉलेस फिश का ओरिजिन हुआ था, पहला वर्टिब्रेट का ओरिजिन हुआ था। किसमें? कैम्ब्रियन में फर्स्ट वर्टिब्रेट का ओरिजिन हुआ था, समझे। कैम्ब्रियन के बाद ऑर्डोविशियन आया। ऑर्डोविशियन में क्या हुआ? ऑर्डोविशियन में डिफरेंट टाइप्स के आर्थ्रोपोड्स का इवोल्यूशन हुआ था, समझे कि नहीं। सिलूरियन में क्या हुआ था? आर्थ्रोपोड्स का कंप्लीट डोमिनेंस था अर्थ पर, राइट। तो ऐसे करके है पहला जो एम्फीबिया था, एम्फीबिया का डोमिनेंस किस में था? डेवोनियन में था। ऐसे करके इन बातों को याद रखना है। ये तो कुछ खास बात नहीं है। जो खास बात तुम्हारे लिए है, जो वेरी इम्पॉर्टेंट है, वो कौन है? वो है मीसोजोइक एरा। एकदम घोट जाइए,
किसको? मीसोजोइक एरा को। समझ रहे हैं? हालांकि कायदे से ये सब का डिटेल पढ़ाया जाता है क्लास में बेटा, लेकिन हम अभी हमारा हाथ बंधा हुआ है, मजबूरी समझना, राइट। अच्छा, जैसे कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या हुआ था? ट्राइलोबाइट्स धरती पर पहला आर्थ्रोपोडा था, ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गया था, समझे? एक्सटिंक्ट हो गया था, राइट। तो ऐसे ऐसे करके याद रखना है। पहला रेप्टाइल कब आया था? डेवोनियन में आया था, ऐसे करके। मीसोज आओ इस पे मेन फोकस करो, इस पे, ये नीट का क्वेश्चन बनाता है ये चीजें। मेसोजोइक एरा को, ये ध्यान से सुनो, एरा ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं, राइट। मेसोजोइक एरा के 3 पीरियड हैं। मेसोजोइक एरा के 3 पीरियड हैं। 3 पीरियड कौन कौन से हैं? एकदम याद रखना। सबसे पहला पीरियड चलाता है एजोइक, आर्केजोइक, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, है ना। 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, मीसोजोइक 3 पीरियड। सबसे पहला पीरियड, एकदम घोट जाओ, ट्रायसिक। देखो इसको ध्यान से देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहला पीरियड है, ये पहला पीरियड है इसका, किसका? मीसोजोइक एरा का, ट्रायसिक। ट्रायसिक में क्या हुआ था? ये पहला पीरियड, कंफ्यूज मत करना, ये पीरियड है ट्रायसिक, मीसोजोइक एरा का। ट्रायसिक में डायनासोर अस्तित्व में आए थे, डायनासोर अस्तित्व में आए थे ट्रायसिक में। डायनासोर के अलावा प्रोथेरिया, अंडा देने वाला मैमल भी अस्तित्व में आया था, राइट। कब? ट्रायसिक में। ट्रायसिक के बाद दूसरा पीरियड कब आया? जुरासिक। दूसरा पीरियड आया जुरासिक। जुरासिक पीरियड जो था, इसमें धरती पर डायनासोर का डोमिनेंस था। डायनासोर आकर धरती पर छा गए थे, यानी कि बहुत ओरिजिन डायनासोर का ट्रायसिक में हुआ। और तुमने सुना होगा, जुरासिक पार्क फिल्म में देखा होगा, डोमिनेंट थे। कौन डोमिनेंट था? डायनासोर धरती पर, डायनासोर। और पहला बर्ड, आई मीन आर्कियोप्टेरिक्स, ये मिसिंग लिंक है, किसके किसके बीच में? बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में इसका ओरिजिन हुआ था। मेटाथेरियंस का ओरिजिन हुआ था, समझे मेरी बात? कब? जुरासिक पीरियड में। जुरासिक के बाद तब तीसरा पीरियड आया, क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ? तो क्रिटेशियस पीरियड में, है ना, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, है ना, डायनासोर गॉट एक्सटिंक्ट। इसके अलावा आर्कियोप्टेरिक्स एक्सटिंक्ट हो गया, इसके अलावा आर्कियोप्टेरिक्स एक्सटिंक्ट हो गया, राइट। कब? क्रिटेशियस पीरियड में, राइट बेटा। इसके अलावा देखो, ध्यान से देखो, जो आर्कियोप्टेरिक्स एक्सटिंक्ट हो गया, राइट। और यूथेरिया का इवोल्यूशन हुआ। न केवल यूथेरिया का इवोल्यूशन हुआ, बल्कि मॉडर्न फ्लाइंग बर्ड्स का भी इवोल्यूशन हुआ था, है ना। कब? क्रिटेशियस पीरियड में। अब यहाँ तुमसे सवाल पूछा जाता है कि साहब डायनासोर एक्सटिंक्ट क्यों हुए? वाई डायनासोर गॉट एक्सटिंक्ट? देखो, एक्सटिंक्शन डायनासोर का, ये अपने आप में विलोपन, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? विलोपन। किसका विलोपन? डायनासोर का। डायनासोर का विलोपन क्यों हुआ था बेटा? कब हुआ था? 65 मिलियन वर्ष पहले, है ना, बिफोर 65 मिलियन ईयर्स अगो, बिफोर डायनासोर का एक्सटिंक्शन हुआ था। डायनासोर का एक्सटिंक्शन मास एक्सटिंक्शन का उदाहरण है। मास एक्सटिंक्शन का मतलब होता है क्या? कि जड़ मूल से समाप्त हो जाना। ये किसका उदाहरण है? डायनासोर का। तीसरा देखो, और क्या बात है डायनासोर के एक्सटिंक्शन में? 2 बातें तो समझ गए। डायनासोर कैसे एक्सटिंक्ट हुआ, इसके बारे में कई तरह की धारणाएं हैं। ध्यान से सुनो, आवाज़ तो मेरी सुन पा रहे हो। पहली धारणा ये थी कि डायनासोर धरती पर मेट्रॉइड्स गिरने के कारण एक्सटिंक्ट हो गए, उल्का पिंड। दूसरा कंसेप्ट ये कहता है
कि एनसीईआरटी ने कहा है कि डायनासोर जो थे ये बर्ड्स लाइन में, ये ध्यान दो, ये बड़ा अजीब बात एनसीईआरटी ने लिखा है कि आवाज़ तो सुन पा रहे होगे, डायनासोर बर्ड्स लाइन में इवॉल्व हो गए थे। कौन? डायनासोर। डायनासोर गॉट इवॉल्व इनटू बर्ड्स लाइन, ये बर्ड्स लाइन में इवॉल्व हो गए थे डायनासोर। समझ गया मेरी बात? ये कहाँ लिखा है एनसीईआरटी ने? एनसीईआरटी ने कुछ डायनासोर के नाम लिखे हैं, टायरेनोसॉरस, जैसे ब्रैंटोसॉरस, टायरेनोसॉरस के अलावा है जैसे ब्रैंटोसॉरस। ये नाम देखो, जो नाम एनसीईआरटी में है उसको तुम एकदम घोट जाओ। ये दो नाम, टायरेनोसॉरस और ब्रैंटोसॉरस, कहाँ लिखियोड़ा है ना? इधर के बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, कहाँ लिखियोड़ा है? एनसीईआरटी में, है ना? और इसके बाद जो अंतिम एरा आया, हम आज कौन से एरा में जी रहे हैं? तो बोलोगे सीनोजोइक एरा में, सीनोजोइक एरा में। अब इस सीनोजोइक एरा में भी दो पीरियड है, टर्शरी और दूसरा चलाता है क्वार्टरनरी। समझे? तो हम अभी क्वार्टरनरी, हम अभी कौन से पीरियड में जी रहे हैं? क्वार्टरनरी में, है ना? क्वार्टरनरी में इपॉक है, कौन सा इपॉक है होनहार? क्वार्टरनरी में इपॉक है प्लेस्टोसिन इपॉक, है ना? और रीसेंट इपॉक। तो होनहारो बताओ आज हम कौन से एरा में हैं? सीनोजोइक। बात फॉलो करो, सीनोजोइक में हम कौन से पीरियड में हैं? क्वार्टरनरी पीरियड में हम कौन से इपॉक में हैं? रीसेंट इपॉक। इसी इपॉक का कोई और नाम है? हाँ, क्या नाम है? होलोसिन। ह्यूमन कब आया था? प्लेस्टोसिन इपॉक में। कौन से पीरियड में? क्वार्टरनरी। कौन सा ह्यूमन? निएंडरथल। ये बताते हैं, सब पढ़ाते हैं, समझे? और वो जो टाइम रहता तो बताते, टर्शरी में भी खूब है, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लियोसिन, ये सब इपॉक हैं। किसी में घोड़ा आया, किसी में हाथी आया, किसी में ह्यूमन की तरह कपी आया, ये सब अब उसको बताएंगे तो टाइम खोटी होगा। प्राइम बात बता दिए तुमको। हर एरा के बाद ग्रेट इवोल्यूशन, रिवोल्यूशन हुआ है धरती पर, महाक्रांति। अब तक धरती पे 4 महाक्रांति हो चुके हैं। महाक्रांति का मतलब पृथ्वी पे पूरा उथल पुथल। महाक्रांति समझते हो? फर्स्ट हुआ था एजोइक, आर्केजोइक के बाद सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड, 4 हो चुके हैं। मीसोजोइक के बाद हो चुका है चौथा, इसको रॉकी माउंटेन ग्रेट रिवोल्यूशन कहते हैं। उसके पहले एप्लेकियन ग्रेट रिवोल्यूशन हुआ था। यानी 5वां जो चीज़ होना है, इतिहास गवाह है कि प्रलय जिसको कहते हैं 4 आ चुका है। प्रलय का मतलब समझते हो? नहीं समझते? प्रलय जैसे तुम डॉक्टर बन गए, खूब अच्छा बेहतरीन नेफ्रोलॉजिस्ट बन गए, रोज़ का लाखों का कमाई है, तो क्या है जीवन में? क्या है? फिर लाखों रोज़ कमाओगे तो क्या करोगे? अरे खाना तो वही रोटी है ना, तो क्या करोगे? 2-4 कार खरीद लोगे, यही ना, 2-4 घर बनवा लोगे। उसके बाद भी पैसा आएगा तो क्या करोगे? उधर प्लॉट लोगे, उधर ज़मीन लोगे, उधर फ्लैट लोगे। समझे? जब प्रलय आता है ना, तो जितना ऊपर तुम सब चीज़ देख रहे हो, यही तो है कुदरत बेटा, ये सब ऐसे पलट जाएगा नीचे। ना कोई रहेगा, ना कोई दावा करेगा ये प्लॉट मेरा, ये घर मेरा, ये ज़मीन मेरा, है ना? सब कुछ अंदर। अब इसका ये मतलब नहीं है कि पढ़ना लिखना छोड़ दे कि प्रलय तो होना ही है ना? नहीं, जब होगा तब होगा, जब तक जिएंगे मेहनत करेंगे। समझ गए बात? होना है तय। आगे बढ़ो, अब टाइम खोटी हो रहा है। चलो, अब इतना ख़त्म करने के बाद अब आएगा मुद्दा। क्या मुद्दा? ह्यूमन इवोल्यूशन। बहुत काट के पढ़ाना होगा ये, ह्यूमन इवोल्यूशन बहुत काट के पढ़ाना होगा। देखो, ह्यूमन इवोल्यूशन में क्या बातें हैं, बात फॉलो करो। सच पूछो तो इसकी शुरुआत होती है मैमल्स कैसे आया, है ना? फिर एप्स कैसे आए, मॉन्की कैसे आए, बट वी कैनॉट एफोर्ड राइट नाउ। हम प्राइम बात करेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन में। देखो,
ह्यूमन का ओरिजिन कहाँ हुआ था? ह्यूमन का ओरिजिन अफ्रीका में हुआ था। अफ्रीका में ह्यूमन का ओरिजिन हुआ था। ह्यूमन का टेक्सोनोमी क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है? ऑब्वियस सी बात कि किंगडम क्या होगा? एनिमेलिया। फाइलम क्या होगा? किंगडम एनिमेलिया। फाइलम, फाइलम तुम ले लोगे कॉर्डेटा। सब फाइलम क्या लोगे? सब फाइलम लोगे वर्टिब्रेटा, कशेरुकी, इसको रज्जुकी कहते हैं, वर्टिब्रेटा। क्लास, क्लास क्या लोगे? मैमेलिया, है ना। फैमिली क्या लोगे? कुल, फैमिली को कुल कहते हैं, ये वर्ग है। फैमिली होमिनिडेई, होमिनिडेई, है ना। फैमिली के बाद जीनस, जीनस क्या लिखोगे? होमो। जीनस के बाद स्पीसीज क्या लिखोगे? सैपियंस। फिर कौन चला आवे? सब स्पीसीज क्या लिखोगे? सैपियंस। हम कौन हैं? होमो सैपियंस, सैपियंस। आओ आगे बढ़ते। अब ह्यूमन का इतिहास, फाइलोजेनी, एक एक करके। फाइलोजेनी देखो, फाइलोजेनी कैसे कैसे। सबसे पहले क्रम आता है, क्रम से ही क्वेश्चन पूछेगा। सबसे क्रम से क्वेश्चन पूछता है ड्रायोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस, ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस। इसके बाद कौन आया? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। फिर कौन आया? होमो हबीलस, होमो हबीलस के बाद तब कौन आया? होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के बाद तब कौन आया? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस में कौन कौन थे? सबसे पहले निएंडरथल, निएंडरथल के बाद कौन? क्रोमैग्नन, क्रोमैग्नन के बाद कौन? हम, तुम, मोहन, श्रीकांत, ये सब कौन थे? मॉडर्न मैन। बात फॉलो किए? अब देखो होनहारो, सबसे पहले लेंगे ड्रायो एंड रामापिथिकस। गौर करो, ड्रायो और रामापिथिकस में क्या खास बातें हैं? सुनो, एकदम घोट जाओ। सबसे पहली बात कि ये अस्तित्व में कब थे? 15 मिलियन ईयर्स अगो ये अस्तित्व में थे। कौन? ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस। सेकेंड पॉइंट देखो, एनसीईआरटी कहता है कि ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस एप्स के शरीर पर कपी की तरह बाल थे, ये कपी की तरह चलते थे। लेकिन रामापिथिकस जो था वो अधिक इंसान की तरह था और ड्रायोपिथिकस अधिक कपी की तरह था। राइट, राइट, समझ गया? ये सब याद रखना है कितने मिलियन वर्ष पहले। इसके बाद आ गया ऑस्ट्रेलोपिथिकस। देखो, ऑस्ट्रेलोपिथिकस की बात करोगे तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो थे ये मिसिंग लिंक थे। किसके किसके बीच में? ह्यूमन और एप्स के बीच में। राइट, इसमें ह्यूमन का भी कैरेक्टर था और एप्स का भी कैरेक्टर था। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो थे ये एनसीईआरटी ने लिखा है 2 मिलियन वर्ष पहले, है ना, ईस्ट अफ्रीका के हरे घास के मैदान में अस्तित्व में थे। ध्यान देना, ईस्ट अफ्रीका के हरे घास के मैदान में अस्तित्व में थे। कौन? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो थे इन्होंने स्टोन को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था, परंतु ये मांसभक्षी नहीं थे, ये फ्रूट ईटर थे। शायद ये परभक्षियों को भगाने के लिए स्टोन का इस्तेमाल किया करते थे। राइट, लेकिन इतना समझ इनमें विकसित हो गया था। देखो,
ऑस्ट्रेलोपिथिकस हमारा पहला पूर्वज था बेटा, जो पेड़ से उतरा था, जमीन पर आया था, जिसका बॉडी पोस्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इरेक्ट हुआ था, लेकिन ये पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल नहीं हुआ था, राइट। इसको तुआंग बेबी भी या झियांग बेबी भी कहते हैं। इसके बाद अब आया, तब एंट्री होता है, देखो होमो, जैसे होमो आया, आदि मानव युग की शुरुआत, होमो हबीलस, इसको कई नामों से जाना गया। इसी को नट क्रैकर मैन माना गया, इसी को टूल मेकर कहा गया, इसी को टूल मेकर कहा गया, इसी को लैंडी मैन कहा गया, इसी को हैंडी मैन कहा गया। किसको कहा गया? होमो हबीलस को हैंडी मैन कहा गया। ये सब होमो हबीलस को कहा गया। बात फॉलो कर रहे हो? अब जो मुद्दा है होनहारो कि ये जो क्यों नाम दिया गया, देखो पहला औजार कौन बनाया था? होमो हबीलस ने। किसका औजार? पत्थर का औजार कौन बनाया? होमो हबीलस। समझे मेरी बात? पहला हमारा पूर्वज जो पूरी तरह से जमीन को छोड़ करके, पेड़ को छोड़ करके जमीन पर आ गया था, हमारा पहला पूर्वज जो इरेक्ट तो ऑस्ट्रेलो ही हो गया लेकिन जो पूरी तरह से अपने हाथ को स्वतंत्र कर पाया था, वो कौन था? इसलिए इसको हैंडीमैन कहा गया। कंदमूल को तोड़ना सीख गया था औजार से, इसलिए इसको नट क्रैकर मैन कहा गया। तो प्राइम बात कि पहला टूल मेकर कौन था? दैट वाज होमो हबीलस। होमो हबीलस के बाद तब आ गया होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस सब लिखिए रहा है एनसीईआरटी में। क्या? इसका क्रेनियल कैपेसिटी 850 से 900 सीसी था। किसका? होमो इरेक्टस का। याद रखो, होमो इरेक्ट क्रेनियल कैपेसिटी सबका घोंट के रखना है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस 600 सीसी है ना, उससे थोड़ा ज़्यादा होमो हबीलस का था। इसका 850 से 900 सीसी। जो एनसीईआरटी कहता है वो तुमको याद रखना है। होमो इरेक्टस दो थे, जावा मैन और पेकिंग मैन। जावा मैन और पेकिंग मैन, जावा मैन और पेकिंग मैन। याद रखो, आँख की खोज किसने किया था? जावा मैन ने फायर की खोज की थी, इसने ही आँख खोजा था, राइट। पेकिंग मैन जावा मैन से फिजिकली इंफीरियर थे, कमज़ोर थे, परंतु जावा मैन ने हड्डी का भी हथियार बनाया और पेकिंग मैन ने और अधिक हथियार बनाए थे। समझ गए? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बाद आ गया होमो सैपियंस। ये नीट के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। निएंडरथल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर नीट। एकदम एजीजे है ये, फुल एजीजे निएंडरथल। सुनो एनसीईआरटी। निएंडरथल 40,000 से 1 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर अस्तित्व में आए थे। कौन? निएंडरथल। निएंडरथल को पहला सिविलाइज्ड मानव कहा गया। ये सिविलाइज्ड मैन कहलाते थे। इन्हें आत्मा के अमरत्व पर विश्वास था, इसलिए ये मुर्दों को गाड़ते थे। डिग का मतलब गाड़ना, डिग डेड वंस, ये मुर्दों को गाड़ते थे। पहली बार क्लोथ्स का विकास, क्लोथ्स का मतलब जानवरों के छाल, मतलब इंसान में समझ विकसित हो गया कि शरीर ढकना चाहिए, तन ढकना चाहिए। ये विकास किसको, ये किसको ये एहसास हुआ था? निएंडरथल को। समझे मेरी बात? निएंडरथल जो थे, ये निएंडरथल जो थे, ये इनका क्रेनियल कैपेसिटी मानव से सबसे ज़्यादा मिलता है, 1450 सीसी। समझे मेरी बात? और भी कई बातें हैं इसमें। निएंडरथल में पहली बार स्पीच किस में डेवलप हुआ था? निएंडरथल में। इन्होंने काफ़ी आधुनिक झोपड़ी का निर्माण करना सीख लिया था, राइट। और निएंडरथल के बाद तब आया क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन, देखो तुमसे पूछा जाता है नीट में बेटा कि बताओ
कि ह्यूमन से सबसे मॉडर्न मैन से सबसे नज़दीक कौन है? क्रो मैग्नन। क्रेनियल कैपेसिटी हाईएस्ट किसका था? क्रो मैग्नन। कितना? 1650 सीसी। समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुपर एजीजे पॉइंट है कि गुफा में चित्रकारी, केव पेंटिंग कब किया गया था? तो बोलोगे 18,000 वर्ष पहले। कहते हैं ये क्रो मैग्नन का ही काम था, और क्रो मैग्नन के बाद तब धरती पर आ गया होमो सैपियंस, सैपियंस यानी हम तुम, राइट। याद रखो, एग्रीकल्चर की शुरुआत होमो सैपियंस सैपियंस ने किया था, राइट, करीब 10,000 साल पहले। एग्रीकल्चर का शुरुआत होमो सैपियंस सैपियंस ने किया था कोई 10,000 साल पहले। समझे मेरी बात? एनसीईआरटी कहता है कि होमो सैपियंस सैपियंस की उत्पत्ति आइस युग में हुआ था। याद रखना, होमो सैपियंस सैपियंस की उत्पत्ति आइस युग में, यानी मॉडर्न मैन कब धरती पर आया था? आइस युग में, आइस एज में, राइट। कब? कुछ भी है, 20,000 से 50,000 वर्ष साल पहले, 50,000 जो एनसीईआरटी कहता है मान लो, ऐसे अमूनन है 10,000 साल पहले। समझ रहे हो? और इसी में सब है, महाभारत रामायण सब इसी में है, ये 10,000 साल में, राइट बेटा। तो अब क्या करें? क्रैश के हिसाब से बिल्कुल पकड़ के छोप छाप के तुमको काट छाट के पढ़ाए हैं, राइट। और इसमें 2-3 बातें और तुम विशेष ध्यान देना। क्या? कि जैसे एडेप्टिव रेडिएशन वाला कंसेप्ट जो तुम्हारे एनसीईआरटी में है, राइट, कि जैसे 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 तुमसे क्वेश्चन उठा के पूछ देगा कि बताओ कौन कौन मेटाथेरियंस है, तो उसमें नाम तुमको रटना। अब तुमको ऐसे पता चलेगा कि बैंडिकूट मेटाथेरियन है, बॉबकैट मेटाथेरियन है, तस्मानियन वुल्फ मेटाथेरियन है ना, सुगर ग्लाइडर मेटाथेरियन है। तो तुमको पूरा ये लिस्ट रटना पड़ेगा, नहीं तो पकड़ाएगा ही नहीं कि कौन मेटाथेरियन है। तुमसे पूछ देगा कि लिस्ट बनाओ मेटाथेरियंस का, या मेटाथेरियन के सही लिस्ट का चयन करो, तो तुमको नाम रटना पड़ेगा। नाम सब टिपिकल नेम है, सुगर ग्लाइडर, तस्मानियन वुल्फ, बॉबकैट, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे करके सब नाम है, तुमको सब याद रखने हैं, है ना। और कौन सा मेटाथेरियन कौन से यूथेरियन के प्रति कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करता है, कुछ बातें इसमें और लिखी हुई हैं। When more than one adaptive radiation happen to occur in isolated geographical area, it reflects convergent evolution। यानी एडेप्टिव रेडिएशन सदैव सिर्फ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का चीज़ नहीं है, बल्कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का भी चीज़ है ना। ये सब बारीक बातें हैं बेटा। तो और इसमें तुमको कुछ बातें डार्विन ने और भी बातें कही थी। ब्रांचिंग डिसेंट है ना, ये डार्विन का शब्द था। ब्रांचिंग डिसेंट ये डार्विन का शब्द था। ब्रांचिंग डिसेंट ये डार्विन ने कहा था बेटा। जिसने जैसे एक पेड़, ये डार्विन ने कहा था, जैसे एक पेड़ से शाखा निकलता जाता है, फिर उससे शाखा, फिर उससे शाखा, उसी तरह से एक जाति से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे जाति की उत्पत्ति होती जाती है। ये शब्द डार्विन का था। एक इसमें तुम्हारे एनसीईआरटी में समझाया है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। क्या ये बहुत बकवास, सच पूछो तो क्रैश बहुत बकवास चीज़ है एज ए टीचर बेटा। मैं इतना काट के ये सब देखो, अब हम क्या करें, लेकिन तुमको हम हर कुछ जितना कुछ एनसीईआरटी में मैंने बोलने की कोशिश की है, उसी क्रम में एक चीज़ बता दे। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ह्यूमन के एक्टिविटी के कारण, है ना, जो इवोल्यूशन लाखों करोड़ों साल में होता है वो तुरंत हो जाता है। जैसे एंटीबायोटिक के देने से बैक्टीरिया के रेजिस्टेंट स्ट्रेन बहुत तेज़ी से विकसित होते चले जा रहे हैं, बहुत जल्दी। तो ये ह्यूमन एक्टिविटी के कारण इवोल्यूशन हो रहा है। इसी को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, राइट बेटा। तो अब तुम ध्यान देना, और ख़ास करके ध्यान देना वो जो मैंने कहा ना, मेटाथेरियन यूथेरियन का नाम, कौन से मेटाथेरियन के लिए कौन सा यूथेरियन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। इस तरह से इवोल्यूशन होता है समाप्त। थैंक यू। काटो जी।